बांग्लादेश में करीब 1.5 साल बाद हो रहे चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हो रहा ये ऐसा चुनाव है जिसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग भाग नहीं ले रही है, क्योंकि उस पर बैन है। ये पहला चुनाव है जिसमें शेख हसीना और खालिदा जिया जैसी राजनीतिक हस्तियां शामिल नहीं है। हसीना मुल्क से बाहर है, खालिदा जिया का निधन हो चुका है, उनकी पार्टी की कमान उनके बेटे रहमान के हाथों में है, जो 17 साल निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटे। यह चुनाव बांग्लादेश में जेनजी के विद्रोह के बाद हो रहा है। इसमें युवा वोटरों की संख्या कुल वोटरों की 1/4 है। वैसे तो 51 राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के बीच है। 13 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनने वाली है। चुनावी नतीजों से भारत पर क्या असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि बांग्लादेश चुनाव के नतीजों का असर भारत के पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इन राज्यों में बांग्लादेशी प्रवास, नागरिकता और सांप्रदायिक राजनीति बड़े मुद्दे हैं। बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन ओपिनियन पोल्स में बीएनपी को बढ़त दिख रही है। कई सर्वे में बीएनपी को 44.1% वोट शेयर, जबकि जमात गठबंधन को 43.9% वोट शेयर मिलते दिखाया गया है। जमात और बीएनपी एक दूसरे के सामने भले ही ताल ठोक रहे हो, लेकिन अतीत का एक सच यह भी है कि 2001 से 2006 तक बीएनपी जमात गठबंधन ने खालिदा जिया के नेतृत्व में बांग्लादेश पर शासन किया है। चाहे जमाते इस्लामी सरकार का हिस्सा बने या एक ताकतवर विपक्ष के रूप में उभरे, इसमें कोई शक नहीं कि नई संसद में उसकी भूमिका काफी प्रभावशाली रहेगी। सवाल है कि किसकी सत्ता में आने से भारत पर ज्यादा असर पड़ सकता है। अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो भी यह भारत के लिए ठीक होगा। अगर जमाते इस्लामी की जीत हो गई तो यह सबसे बड़ी चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि जमाते इस्लामी कट्टर इस्लामिक सोच वाली पार्टी है, जिसका लगाव पाकिस्तान से है। वो भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है। बांग्लादेश की जमाते इस्लामी पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित है। जमाते इस्लामी चीन पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रहा है। यह पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दमन के बाद दोबारा प्रमुखता से उभरी है। अगर यह पार्टी सत्ता में आई तो हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और अधिक तेज हो सकते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश के लोगों को न सिर्फ अगली सरकार और एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, बल्कि यह भी तय होगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कौन सा रास्ता चुनेगा। वो सिर्फ कागज पर रहेगा या वाकई जमीन पर भी देखने को मिलेगा। दरअसल मतदाताओं ने 2 मतपत्रों के जरिए वोट डाला है, एक सांसदों को चुनने के लिए और दूसरा जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह के लिए। दूसरे मतपत्र में हां या ना में वोट करके उन्होंने यह बताया कि वो जुलाई राष्ट्रीय चार्टर 2025 को लागू करवाना चाहते हैं या नहीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि जुलाई चार्टर का मकसद लोकतांत्रिक सुधारों को स्थायी बनाना और सरकार में ताकत के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकना है। इसमें आंदोलन में शामिल लोगों, जिन्हें जुलाई फाइटर्स कहा गया है, उनको सुरक्षा देने का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री पर 2 कार्यकाल की सीमा लगाने की भी बात है। हालांकि इस चार्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि मतदाताओं को एक-एक सुधारों पर अलग-अलग निर्णय लेने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि 84 प्रस्तावों पर एक साथ हां या ना में जवाब देना है। लोग जुलाई चार्टर के कई प्रस्ताव पर सहमत हो सकते हैं और कई पर नहीं, लेकिन सबके लिए उनका जवाब एक कैसे हो सकता है। बांग्लादेश का यह चुनाव भारत की विदेश नीति के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां स्थिर धर्मनिरपेक्ष सरकार ही भारत के हितों के लिए सही होगी।